Assalamu alaikum viewers, welcome to my YouTube channel. I am Dr. Mahmood Siddiqui. I am a consultant homeopathic physician. आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे उसका नाम है BPH. आज हम जानेंगे व्हाट इज़ BPH, its causes, its sign and symptom, medical test and investigation, its prevention and in the end homeopathic treatment. फ्रेंड्स, जो लोग मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन उन्हें टाइमली मिल सके। सो लेट्स स्टार्ट। यस फ्रेंड, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं व्हाट इज BPH, बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया। एन enlargement of prostate gland leads to a condition called BPH. It is a small gland only found in men. It is located between penis and urinary bladder. It surrounds the urethra. This condition is seen with advancing age in men. अभी मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि BPH में क्या होता है कि जो जैसे मैं ऑलरेडी लोकेशन बता चुका हूँ कि जो यूरिनरी ब्लैडर और पीनस इसके दरमियान में ये एक छोटा सा गदूद लगा होता है जिसे हम प्रोस्टेट ग्लैंड कहते हैं। और इसमें क्या होता है, यूरिनरी ब्लैडर से एक पेशाब की जो नाली है वो इस गदूद के अंदर से इंटर हो के फिर पीनस में आती है और यूरिन को पास करने के लिए यूज़ की होती है ये। और इसमें क्या होता है कि जब प्रोस्टेट ग्लैंड उसका जब साइज़ बढ़ जाता है और वो बढ़ने की वजह से जो है यूरेथ्रा है उसके ऊपर उसका प्रेशर आता है और उसको वो कंप्रेस करती है और उसके जो पैसेज को नैरो कर देती है। उससे क्या होता है कि फिर वो पेशाब आपका रुक रुक के आएगा और अगर ये साइज़ में खुदा न खास्ता अगर प्रोस्टेट ग्लैंड बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो फिर आपका जो यूरिन है वो कम्प्लीटली ब्लॉक भी हो सकता है, फिर आपको कैथेटर लगाना पड़ता है। तो इस तरह के जो है ना फिर बाद में मसाइल होना शुरू होते हैं। तो बेसिकली जो BPH है वो इसी कंडीशन को कहते हैं। यस फ्रेंड, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं BPH की काजेज़ पे कि इसकी क्या क्या काजेज़ हैं जिसकी वजह से प्रोस्टेट ग्लैंड की इनलार्जमेंट हो जाती है। जो इसकी सबसे जो मेजर काज है वो इसकी है एजिंग। जब आपकी एज अबव 50 हो जाती है और वो एक ऐसी कंडीशन में आप पहुंच जाते हैं जिसमें जो है प्रोस्टेट ग्लैंड की साइन एंड सिम्टम यानी कि BPH की साइन एंड सिम्टम आप में डेवलप होना शुरू हो जाती हैं। और इसके अलावा जो मेटाबॉलिक चेंजिंग आप में होती हैं वो भी एक इसकी मेजर काज है। इसके अलावा जो हार्मोनल इम्बैलेंस या हार्मोनल जो चेंजिंग आप में होती है उसकी भी एक ये मेजर वजह है जिस वजह से आप में जो BPH की साइन एंड सिम्टम आना शुरू हो जाती है। इसके अलावा नियोप्लाज्म भी एक इसकी काज है। उसके अलावा DTH जो है डिहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन जो है वो भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसके अलावा जो है इन्फ्लेमेशन अगर आपको हो गई है उस वजह से भी आपको ये BPH का प्रॉब्लम हो सकता है। इसके अलावा जो इसकी जो मेजर काज है उस अगर आप क्या किसी भी रीज़न की वजह से आपका अगर प्रेशर जो है आपका यूरेथ्रा पे पड़ा है और उस वजह से वो फिर रिस्ट्रिक्ट हो गई है तो उस वजह से भी जो है प्रेशर पड़ने की वजह से भी जो है क्या होता है कि जो आपका प्रोस्टेट ग्लैंड है वो यूरेथ्रा को प्रेस करता है जिस वजह से आपको BPH का प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है। तो बेसिकली दीज आर द मेजर काजेज ऑफ BPH। यस फ्रेंड्स, अभी हम थोड़ी सी इसकी BPH की साइन एंड सिम्टम पे बात कर लेते हैं कि क्या क्या वो साइन एंड सिम्टम है जो कि BPH होने के बाद पेशेंट में देखी जाती हैं। तो उमूमन इसमें क्या होता है कि इसको हम दो पोर्शन में डिवाइड कर लेते हैं सिम्टम को। एक इसकी इरिटेटिव सिम्टम है और दूसरी इसकी जो है वो ऑब्स्ट्रक्टिव सिम्टम है। और जनरली देखने में ये आया है कि जो है दोनों तरह की सिम्टम जो है BPH पेशेंट में पाई जाती हैं। अभी सबसे पहले हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं इरिटेटिव सिम्टम में। इसमें क्या होता है कि पेशेंट को बार बार पेशाब आएगा और वो यानी कि फ्रीक्वेंट मिक्चुरेशन होगी, फ्रीक्वेंट डिज़ायर ऑफ यूरिनेशन होगी इसमें। और साथ क्या होगा, डायसूरिया का प्रॉब्लम भी इसको आएगा। और असल में किडनी में या आपके यूरिनरी ब्लैडर में अगर इन्फ्लेमेशन होगी, इन्फेक्शन होगी, उस वजह से भी ये BPH का आपको प्रॉब्लम आ सकता है। इसके अलावा जो मेन इसकी सिम्टम जो इसकी देखने में आती है वो ये होता है कि पेशाब जो है वो रात के टाइम भी बहुत ज़्यादा आएगा और ऐसी हाजत महसूस होगी कि आपको फ़ौरन वॉशरूम जाना पड़ेगा। लेकिन अब जाएंगे पेशाब करने के लिए तो आपके चंद कतरे निकलेंगे यानी कि ड्रॉप्स की शक्ल में आएगा, आपको फ्रीक्वेंट यूरिन नहीं पास होगा आपका। तो बेसिकली इस तरह की जो साइन एंड सिम्टम है वो इसकी देखने में आती है इरिटेटिव इसमें सिम्टम में। और अभी हम इस पर बात कर लेते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव सिम्टम पे। तो ऑब्स्ट्रक्टिव सिम्टम में क्या होता है कि
पेशाब जैसे नाम से ज़ाहिर ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब होता है रुकावट, यानी कि पेशाब आपका रुक रुक के आ रहा है और कम्प्लीटली उसका फ़्लो ठीक नहीं है, और जो यूरिन की जो फ़्लो है उसका वो भी उसमें फोर्सफुल नहीं है, उसमें कोई वो जान नहीं है, और पेशाब जो ड्रॉप्स की शक्ल में आता है। और सम टाइम अगर प्रोस्टेट ग्लैंड का साइज़ ज़्यादा बढ़ जाए तो वो नैरो कर देता है यूरेथ्रा को, उस वजह से फिर क्या होता है आपका यूरिन कम्प्लीटली ब्लॉक भी हो जाता है, फिर आपको कैथेटर भी लगाना पड़ता है। तो ये सिम्टम इसमें नॉर्मली देखने में आती है। सम टाइम जो आपका जो यूरिन है वो बर्निंग सेंसेशन भी उसमें पाया जाता है, और ये इसमें जो मेजर सिम्टम है जो कि देखने में आती हैं। यस फ्रेंड्स, अभी हम थोड़ी सी इसकी प्रिवेंशन पे बात कर लेते हैं। तो इसमें जो सबसे अच्छी जो प्रिवेंशन है वही है कि ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, यानी कि पानी की जो इनटेक है वो एडिक्वेट क्वांटिटी में आप पानी लिया करें। एटलीस्ट 10 से 12 गिलास जो है वो रिकमेंडेड है, वो आप दिन में इस्तेमाल किया करें। पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। और इसके अलावा आप जो है जब आपकी एज स्पेशली आपकी जब 40 क्रॉस हो जाती है तो तेज़ मिर्च मसाले और जो जंक फूड है इसको आप मिनिमम कर दें, बल्कि बेहतर है ये कि आप इसे छोड़ दें। और जब 50 क्रॉस कर जाए एज आपकी तो उस टाइम फिर बड़ा गोश्त और जो मीट वगैरह किस तरह चीज़ें उनको भी लिमिट में लेना चाहिए। ज़्यादा आपको वेजिटेरियन होना चाहिए, ज़्यादा फ्रूट और जूसेस का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए। इसके अलावा जो स्पोर्ट्समैन में ज़्यादा लोग रहे एक्सरसाइज वगैरह जो बहुत ज़्यादा करते हैं, ये बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन जब आपकी एज थोड़ी सी ज़्यादा हो जाए तो उसमें आपने ख्याल ये करना कोई ऐसी एक्सरसाइज नहीं करनी या ऐसी कोई जंपिंग नहीं करनी जिससे आपका जो स्ट्रेस है वो आपका जो है मतलब एब्डोमिनल साइड पे ज़्यादा स्ट्रेस पड़े। उससे फिर क्या होगा कि जो कंप्रेशन होगा आपके ग्लैंड का, और कंप्रेशन की वजह से जो है वो जो यूरेथ्रा जो है वो कंप्रेस हो सकती है। इसलिए कोई ऐसी एक्सरसाइज नहीं करनी जो कि अफेक्ट करे आपके प्रोस्टेट ग्लैंड को और आपके यूरिनरी सिस्टम को। तो इसी से आपने अवॉइड करना है। इसके अलावा जिन लोगों को अगर बीपीएच का सिम्टम आना शुरू हो गया उनके लिए स्टिच बात बहुत अच्छी चीज़ है, और बहुत सारी चीज़ों को मैं डिटेल में एलेबोरेट नहीं करूँगा क्योंकि वो फिर बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाती है वीडियो, इसलिए मैं उसका जनरल कंसेप्ट आपको बेसिकली मैं क्लियर करना चाह रहा हूँ। तो ये थोड़ी सी प्रिवेंशन है, इस पर अगर हम अमल करेंगे तो इंशाल्लाह ताला बीपीएस से हम महफूज रहेंगे। यस सर, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मेडिकल टेस्ट एंड इन्वेस्टिगेशन। तो जो जनरली इसके जो इसके टेस्ट करवाए जाते हैं या जनरली जो इसका फिजिकल जो एग्जामिनेशन है वो मैं आपको बताऊंगा, वो है DRE, डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन जो है ये इसका नॉर्मली किया जाता है। ये फिजिकल एग्ज़ाम है, इससे एग्जामिनेशन से भी पता चल जाता है कि जो है वो जो प्रोस्टेट का जो साइज़ है वो उसका कितना बड़ा हुआ है और उसका यूरेथ्रा को उसने किस हद तक प्रेस किया हुआ है। तो ये एक फिजिकल एग्जाम है जो डॉक्टर करता है। इसके अलावा ट्रांस यूरेथ्रल रिसेक्शन है, इसके अलावा ट्रांस यूरेथ्रल लेज़र ट्रीटमेंट भी इसमें अवेलेबल होती है, और इसके अलावा ट्रांस यूरेथ्रल इंसिजन है। ये बेसिकली यूरोलॉजिस्ट जो है वो ही ज़्यादा इनको वो रिकमेंड करते हैं और देखते हैं। और इसके अलावा जो है प्रोस्टेट स्टंट जो है वो भी डाला जाता है। तो बेसिकली ये जो सर्जिकल प्रोसीजर्स हैं ये आपको मैं नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। नॉर्मली यूरोलॉजिस्ट या कन्वेंशनल मेथड जो है यानी कि एलोपैथी में ज़्यादा ये रिकमेंड किया जाता है। और एज़ फार एज द होम्योपैथी इज़ कंसर्न तो इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपका विदाउट सर्जरी आप जो है वो रिकवर हो जाते हैं, और जो मेडिसिन आप यूज़ करते हैं उस मेडिसिन की वजह से जो है ना आपका जो प्रोस्टेट ग्लैंड है वो उसका साइज़ जो है वो बिल्कुल नॉर्मल आ जाता है, और आपकी जो यूरेथ्रा जो कंप्रेस हुई हुई होती है, ठीक है, वो अपनी जगह पे आ जाती है, और आपका जो यूरिन फ्लो है या उसकी जो स्टीम है जो कि ऑब्स्ट्रक्टिव थी वो क्लियर हो जाती है और आपको प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाता है। Now let's talk about the homeopathic medical treatment. In homeopathy, there are a number of effective medicine which are being used for the treatment of BPH, benign prostatic hyperplasia. डिपेंड करता है कि पेशेंट की साइन एंड सिम्टम, उसकी क्लिनिकल हिस्ट्री लेके, उसकी जो है मोडेलिटीज़ को देख के, उसकी जो एग्रावेशन है उसमें एमेल्योरेशन और ये सारी चीज़ों के मद्देनज़र रखते हुए उसकी टेस्ट एंड इन्वेस्टिगेशन करवा के उसके अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट की जाती है। एनी हाउ, here I will highlight two homeopathic medicine which are very effective for the treatment of benign prostatic hyperplasia, और इसका मैं आपको मेंशन कर देता हूँ वन बाय वन। नंबर 1 पे जो है वो ड्रॉप्स हैं, उनका नाम है सेब्रोसरुलाटा। ये क्यू फॉर्म में है और ये मदर टिंचर में है बेसिकली, और ये किसी भी अच्छी होम्योपैथिक लैब की आप परचेज कर लें। इट इज़ आल्सो वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन इन होम्योपैथी फॉर द पर्पज़ ऑफ BPH। इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट है, नंबर 1 मेडिसिन है। तो इसकी डोजेज जो आपने लेनी है, इसके आपने 20 ड्रॉप्स आपने इसके TDS लेने हैं इन 30 ml वाटर में ऐड करके। इट इज़ आल्सो वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन।
दूसरे नंबर पे जो फ्रेंड्स जो मेडिसिन आती है वो टैबलेट फॉर्म में, उसका नाम है क्लिकेरिया फ्लोर 6x। तो ये टैबलेट फॉर्म में है और इसकी आपने 2-2 गोलियां आपने दिन में 3 दफ़ा लेनी है। 2 टैबलेट्स आपने TDS लेनी है। इट इज़ आल्सो वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन फॉर BPH। और अगर प्रोस्टेट ग्लैंड आपका बड़ा हुआ उसको ये ट्रिम करेगी, उसको अपने नॉर्मल साइज में लेके आएगी। तो ये 2 मेडिसिन आप परचेज करके आप फ़ौरन स्टार्ट कर दें। और साथ ही जिस तरह मैं अक्सर कहा करता हूँ कि आप अपने नियर बाय डॉक्टर के पास जाएं, उन्हें आप अपनी साइन एंड सिम्टम बताएं और उसके अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट लें। जो मैंने मेडिसिन बताई है ये भी साथ आप स्टार्ट कर दें, इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा इससे फ़र्क पड़ेगा। और इसके अलावा अगर आप मुझसे ऑनलाइन कंसल्टेशन करना चाह रहे हैं, मुझसे ट्रीटमेंट लेना चाह रहे हैं, तो स्क्रीन पे मेरा नाम नंबर आ रहा है, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मुझसे ऑनलाइन ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। इंशाल्लाह विद द ब्लेसिंग ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, आपका प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगा। आई होप कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। मिलेंगे किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।